हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो दोस्तों, पिछला वीडियो आपने मेरा देखा था कि इजिप्ट में जहाँ पे मिस्र के पिरामिड हैं, उस किंग्स ऑफ वैली जो है वहां पर 2000 साल पुरानी अभिलेख मिले हैं, जिसमें तमिल, ब्रह्मी, संस्कृत इत्यादि जो भारतीय भाषाएं हैं, इसके 30 अभिलेख मिले हैं। काफ़ी लोगों के उस पे अलग-अलग कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी मतलब उसकी तारीफ़ की जा रही है। वहाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो तमिल है, ब्राह्मी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि वे थोड़ा-सा और रिसर्च करें, देन हम इस पे चर्चा बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। बट आज जो वीडियो हम जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, आज का विषय, इस फ़ोटो को देख कर के आपको काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा कि बांग्लादेश के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान और ये भारत के प्रधानमंत्री। और स्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का किया समर्थन। यहां पर सुर्खियां ऐसी क्यों बनी? क्यों? क्या समर्थन करना कोई अचंभा जैसी बात है? तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब जब पीछे अगर इतिहास में देखें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जब जब सरकार रही तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बनता रहा है। वहीं जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो अवामी लीग रही है, शेख हसीना उनकी बेटी, जो कि वर्तमान में भारत में राजनीतिक शरण लेकर के रह रही हैं, बांग्लादेश से भाग करके आई हैं वो, उनकी पार्टी जब जब सत्ता में रही तो भारत के मित्र के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा। लेकिन क्या ये जो समर्थन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से समर्थन जताया है, क्या भारत की विदेश नीति का ये कोई टर्निंग पॉइंट है? देखिए, इस बात को समझिएगा कि विदेश नीति में ना तो कोई परमानेंट शत्रु होता, ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड होता है। मतलब कोई भी चीजें वो सब टेम्परेरी हैं और हर देश अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कैसे किया जाए उसके अकॉर्डिंगली अपनी फॉरेन पॉलिसीज तय करता है। अब इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस कैसा लगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, भारत की विदेश नीति में कुछ साल पहले तक ऐसा माना जाता था कि अगर आवामी लीग अगर चुनाव में है तो नो डाउट माना जाता था कि भारत के पक्ष में होगा, और अगर बीएनपी सत्ता में आ जाती थी तो वहां पर भारत को एक तरह से झटका सा लगता था। लेकिन करंट सिनेरियो कुछ बदल गया है। अब हम देखते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वर्तमान में अगर देखें तो तारिक रहमान अभी उसके सर्वे सर्वा हैं और वे अब प्रधानमंत्री भी बन गए। और भारत सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है उनका समर्थन करने में, उनका स्वागत करने में। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बधाई संदेश भेजा तारिक रहमान को, और इसके अलावा उन्होंने फोन पर भी बातचीत की। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के लोकसभा के स्पीकर को भेजा, ओम बिरला जी जाते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने एक पत्र लिखा। देखिए, पत्र दे रहे हैं रहमान जी को, दे रहे हैं यहाँ पे बिरला जी, कि भारत के प्रधानमंत्री ने आपको आमंत्रित किया कि आप भारत की यात्रा पर आइए। लेकिन इस तस्वीर ये कुछ और भी बोल रही है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो जमात के प्रमुख हैं, ये रफीकुल रहमान है, आमिर रफीकुल रहमान, और ये भारत के विदेश मंत्री हैं, माफ कीजिए विदेश सचिव हैं, विक्रम मिस्री। ये जो तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें कुछ बदलाव आया है। एक खास तौर से एक यू टर्न जैसी स्थिति दिख रही है, क्योंकि जमात इस्लामी कभी भी भारत के फेवर में नहीं रही है। लेकिन इस चुनाव में उसने 77 सीट्स जीती हैं, तो कुल मिला के बांग्लादेश में सब दो प्रमुख पार्टियां आवामी लीग थी नहीं, क्योंकि उसको चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया गया था। और जो छात्रों की पार्टी थी, नेशनल जो पार्टी, अगर हम उसकी बात करें तो उसको मात्र 3% वोट ही प्राप्त हुए हैं। और ऐसे में तो दूसरे नंबर की पार्टी रही तो जमात रही, और एक बड़ा मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में वो वहां रहेगी। ऐसे में भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पलटा, यू टर्न लिया, और ये देखिए कि जमात से मिलने की सार्वजनिक सूचना दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से, एकदम अलग है। तो भारत के रुख में तो आ रहा है बदलाव। क्या रहमान भी कुछ बदल रहे हैं? तो देखा जाए रहमान दुविधा में है। भारत बदलता चला जा रहा है, रहमान को लेकर के गर्मजोशी दिखाई जा रही है, लेकिन तारिक रहमान इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे रिएक्ट करें। उनके लिए दुविधा है। क्यों? क्योंकि
जमात जो है, जमात इस्लामी बांग्लादेश में 77 सीट्स लेकर के उनकी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में होगी। अगर वे कोई भी ऐसा काम करते हैं या ऐसा दिखाते भी हैं कि वे भारत के हित में कोई काम कर रहे हैं, अगर इस तरह का इंप्रेशन बनता है, कोई परसेप्शन बनता है, तो ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ यही समस्या है। तो तारिक रहमान ने अब तक सार्वजनिक रूप से भारत के प्रति कोई भी गर्मजोशी नहीं दिखाई है, सिर्फ उसने इतना किया, प्रधानमंत्री जी ने अगर ट्वीट किया तो उसको रिपोस्ट किया कि थैंक यू सो मच प्रधानमंत्री जी। अब यहां देखें ऐसा क्यों? क्योंकि इस चुनाव में अगर हम देखें तो बांग्लादेश के इस चुनाव में अगर बात करें तो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी विरोधी है। लेकिन इसके पहले जब तक आवामी लीग बांग्लादेश में थी सत्ता में, तब ये दोनों पार्टियों का था गठबंधन, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी दोनों मिल करके आवामी लीग का विरोध करते, तो इन दोनों ने इस चुनाव में भी भारत विरोध की नीति पर चले। हालांकि बीएनपी जब से तारिक रहमान आए तो इन्होंने भारत विरोध के विषय में कभी भी किसी चुनाव रैली में एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन जमात ने तो लगातार भारत का विरोध किया, और जो स्टूडेंट्स की पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी, उसने भी लगातार भारत विरोध की लहर पैदा की। ऐसे में जमात इस्लामी को भारत विरोधी के तौर पर देखा जाता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम था, जमात इस्लामी ने उस मुक्ति संग्राम का किया था विरोध, और इसने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। यही तो समस्या है रहमान की। देखिए, बांग्लादेश के विषय में इस बात को समझना होगा कि जमात अगर विपक्ष में है तो किसी भी तरीके से भारत के साथ संबंधों में कोई ऐसा इंप्रेशन या कोई परसेप्शन नहीं बनने देना चाहेंगे रहमान, जिससे लगे कि वे भारत के प्रति झुके हुए हैं। इट मीन्स तो फिर लोग उसको ये कहने लग जाएंगे ये तो बिल्कुल शेख हसीना की तरह कर रही हैं, राइट, जिस तरह से मुजीबुर रहमान के समय रहा। मतलब कुल मिला के आवामी लीग पार्टी के पॉलिसी पे चले गए, जबकि अपने आप को उससे अलग दिखाना है। क्योंकि देखिए, जहां आवामी लीग अपने आप को ज्यादा धर्मनिरपेक्ष दिखाती थी, तो ये एक मध्यम मार्गी पार्टी के तौर पर दिखाएंगे, ना तो अति इस्लाम को मानेंगे और ना ही ऐसा करेंगे कि वे दूसरे धर्म के जो लोग 8% आबादी अगर हिंदुओं की तो उसको दरकिनार किया जाए। हालांकि इन्होंने अपनी कैबिनेट में एक हिंदू मंत्री को भी शामिल किया। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पर तो देखिए, कुछ हमें जानना होगा कि बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था उसमें क्या था। शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान दोनों का रोल था उसमें, और ऐसे में इन दोनों के बीच में इस बात की होड़ मची रहती थी कि किसे मुक्ति संग्राम का नायक घोषित किया जाए। यहां तक कि किताबों में, अर्थात बोलेंगे सिलेबस में, बदलाव कर दिया करते थे कि कौन ऐसा है जिसने कि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए काम किया है। अब यहाँ पे अगर देखा तो जमात बिल्कुल अलग तरीके से चलती है, और वो अतिवादी लाइन की तरफ बढ़ती चली जाएगी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी तारिक रहमान ने बांग्लादेश की तरफ, माफ कीजिए, भारत की तरफ अगर झुकाव दिखाती है बांग्लादेश की वर्तमान सरकार, तो जमात पाकिस्तान की तरफ झुकती चली जाएगी। ऐसे में तारिक रहमान को वहां पर संतुलन बनाने में मुश्किल आएगी। हम बात कर रहे थे, ये हैं देखिए तारिक रहमान के पिता हैं ये जियाउर रहमान, और ये हैं शेख हसीना अगर हम बात करें तो उनके पिता। सो यहाँ अगर हम देखा इसमें पूरे के पूरे अगर देखें तो यहाँ तक कि देखिए इन्होंने ये डिबेट चलती रही है कि कौन ऐसा है जिसे राष्ट्रपिता के तौर पे मुक्ति संग्राम की बात की जाए, या सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा किसने की। इसे लेकर के किताबों का सिलेबस भी बदल दिया जाता है कि संस्थापक कौन है। हालांकि कई लोग ऐसा मानते हैं, बीएनपी और उनके समर्थक मानते हैं कि जियाउर रहमान ने सबसे पहले घोषणा की थी और वो आर्मी के जनरल थे। और वहां पर दूसरी तरफ जमात इस्लामी, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, रिपीट करूंगा कि ये पाकिस्तानी सेना का साथ दे रही थी। अब समझिए कि यहां पर जब आवामी लीग नहीं है तो यहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को संतुलन साधने में बहुत समस्या आएगी। अभी तो बस यूं समझिए कि कुछ ही दिन हुए हैं, अभी पूरा निकालना है सरकार कैसे काम करेगी, इस बात को समझना होगा। लेकिन फिर भी यहां पर एक चीज तो थोड़ी सी बदली हुई दिख रही कि मोहम्मद यूनिस के समय, अर्थात जो अंतरिम सरकार के समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव पैदा हो गया था, तारिक रहमान के आने से वो तनाव जरूर कम हो गया, और भारत उसी तनाव को कम करने के लिए बांग्लादेश के प्रति लगातार अपनी गर्मजोशी दिखा रही है। और तारिक रहमान ने भी एक लफ्ज भी भारत विरोध के बारे में चुनाव के दौरान कहीं नहीं कहा, इस बात को समझना होगा। तो जमात इस्लामी की अगर बात करें तो जैसा मैं पहले बताया कि इनको इस बार 77 सीट है, और ऐसे में इनके लिए भारत एक अहम मुद्दा था चुनाव में
इन्होंने लगातार इस बात को हवा दी कि वे भारत विरोध पर चलते हैं। आवामी लीग की जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, वो जो पूर्व प्रधानमंत्री रही, उनको भारत ने शरण दी, इसको इन्होंने मुद्दा बनाया और ऐसे इस मुद्दे को जीवित रखा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि उन जिन छात्रों ने, जिनका नेशनल सिटीजन पार्टी है, जिन्होंने शेख हसीना, आवामी लीग की जो नेता थी, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया, अब अगर देखा जाए तो उनकी स्थिति क्या, उनको वो टोटल वोटों का सिर्फ 3% मिलता है। वे इस तरह की स्थिति में नहीं है कि वे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके, लेकिन वो इस स्थिति में जरूर है कि जमात के साथ मिल करके तारिक रहमान की सरकार को परेशान कर सकें। ये बात तो है। और आज नहीं तो कल ये मान के चली कि जमात और ये जो छात्रों की पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी, ये कहीं ना कहीं तारिक रहमान के लिए परेशानियां पैदा करेगी। और उस वक्त जब देखेंगे हम कि आवामी लीग जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़ जाएगी। और इस चुनाव में भी यही चीज दिख रही है। जो इतनी बम्पर जीत मिली है तारिक रहमान की पार्टी को, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, वो क्यों मिली? क्योंकि आवामी लीग का जो वोटर है वो खिसक के कहां पहुंच गया, जमात के पास तो जाएगा नहीं क्योंकि वो अतिवादी नीति पे चल रहे हैं। दूसरे छात्रों की पार्टी के पास वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उनके कारण ही उनकी नेता को देश छोड़कर के जाना पड़ा, उनसे सत्य हत्या ली। ऐसे में वो वोटर खिसक के कहां चला गया? वो चला गया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पास। इसीलिए इन्हें इतना बम्पर बहुमत मिला। सो इस बात को समझिएगा। अब देखिए, सीधी सी एक बात और यहाँ पे सारे बातों से जो पता चलता वो ये है कि तारिक रहमान भारत विरोधी नहीं है, राइट? क्योंकि पूरे चुनाव में किसी भी स्तर पर उन्होंने भारत विरोध की बात नहीं की। दूसरी बात, जमात जिस तरीके से भारत के लिए खतरा बनेगी, उसी तरीके से वो ना केवल बीएनपी के लिए खतरा बनेगी और आवामी लीग को तो एक तरह से उन्होंने किनारे कर ही दिया है। तो तारिक रहमान इस बात को जानते हैं कि भारत जैसा एक सहयोगी उन्हें चाहिए, और अगर उन्हें जो अल्पसंख्यक है उनके वोट चाहिए, आवामी लीग के अगर वोट चाहिए, तो ऐसे में उन्हें मध्यम मार्गी नीति पर चलना होगा और जमात उनका विरोध लगातार करेगी करेगी। अब देखिए, अगर यहां पे एक बात और की जाए कि क्या कोई तीसरी पार्टी इस समय है, तो इस वक्त कोई तीसरी पार्टी नहीं है। ऐसे में बीएनपी और जमात एक दूसरे के खिलाफ ही है, लेकिन ये एक दूसरे के खिलाफ है कोई झटके से नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले इतने सालों का जो इतिहास है, आवामी लीग के विरुद्ध ये एक साथ थे, इस चुनाव में दोनों प्रतिद्वंदी हैं, तो जो जुड़ाव है एकदम से अलग नहीं होगा जब तक। अब देखिए, इतने 17-18 साल से वे बाहर रह रहे थे तारिक रहमान, अब वे देश में लौटे हैं और अब थोड़ा सा समय लगेगा उनको ताकि वे विदेश नीति को लेके आए। लेकिन उन्होंने अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि किस तरह की विदेश नीति वे लेके आएंगे, जब चुनाव में जीत के बाद 15 फरवरी को तारिक रहमान की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने विदेश नीति पर प्रश्न किया गया तो पूछा, हमने विदेश नीति के संबंध में साफ साफ कह दिया कि जो बांग्लादेश के हित में है और बांग्लादेशी लोगों के हित में है, वही हमारे लिए सबसे पहले आता है। इट मीन्स उन्होंने साफ कह दिया है कि वे विदेश नीति जब तय करेंगे तो देखेंगे कि बांग्लादेश के लोगों का हित किसमें है। ना तो वो पूरी तरह से चीन के पास पक्ष में है, ना पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में, ना वे भारत के पक्ष में, बल्कि वे इन तीनों से जिस तरह के लाभ लिए जा सकेंगे बांग्लादेश के लोगों के हित में, तो वे उस तरह की विदेश नीति पर चलेंगे। क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता क्या है, बांग्लादेश के हितों की रक्षा करना। देखिए, अब इस सारी बातों से एक चीज तो साफ साफ पता चल रहा है कि तारिक रहमान भारत को लेकर के कुछ भी खुल करके नहीं बोल रहे, ना तो पक्ष में ना विपक्ष में। एक तरह से वे अपने आप को इस वक्त मौन वाली स्थिति में लेकर के चल रहे हैं। लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो बैकरूम डीलिंग चल रही है, तभी जमात से भी मिल रहे हैं भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, और तारिक रहमान के प्रति जो गर्मजोशी दिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बैकरूम डिप्लोमेसी चल रही है। अगर बांग्लादेश को लगता है कि भारत उसके साथ जो संबंध पहले थे डिपेंडेंट वाले थे, तो अब उन संबंधों को इंटर डिपेंडेंट वाली स्थिति में लेकर के आने के लिए भारत तैयार है। मतलब भारत ये नहीं कहता कि बिग ब्रदर के तौर पे वो ट्रीट करे, क्योंकि आई के गुजराल ने भी, इंद्र कुमार गुजराल जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी एक डॉक्ट्रिन है जिसे गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है, उसमें साफ साफ ये बात कहा कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे जितने छोटे देश हैं ये बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इन्हें लगता है भारत इन्हें निर्देश देता है, उनको उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम भारत पर डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि 95% जो बाउंड्री है बांग्लादेश की, वो भारत से घिरी हुई है। कई बार मोहम्मद यूनिस इस बात को कह चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं ये बांग्लादेश लॉक्ड है।
हकीकत कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड है। सिर्फ उसका 5% जो बॉर्डर अगर हम देखें तो वो दूसरे देशों से लगती, बाकी स्थल की पूरी अगर देखें लैंड की 95% बॉर्डर जो बांग्लादेश की इंडिया से घिरी हुई है। तो चलिए इस मुगालते में यूनिस रहे हैं। अब यहां अगर बात की जाए कि क्या तारिक रहमान सार्वजनिक रूप से इन बातों को स्वीकार करेंगे, तो नहीं, लेकिन भारत साफ कर रहा है कि अब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि इंटर डिपेंडेंट वाले संबंध रहेंगे। पूरी तरह से जो पुराने संबंध थे कि इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा बांग्लादेश, वो नहीं रहेंगे। बस बात इतनी सी कि भारत इसको स्पष्ट तौर पे कह नहीं रहा, लेकिन अब भारत उस स्थिति में आ चुका है। चलिए अब यहां कुछ चीजें और जानने वाली हैं कि क्या होगा, भारत के लिए किस तरह से चुनौती है। तो देखिए, तारिक रहमान और बीएनपी के साथ सहयोग के लिए भारत लगातार हाथ बढ़ा रहा है, और ऐसे में बांग्लादेश की जनता के बीच भारत की जो छवि है वो छात्रों के आंदोलन से नकारात्मक छवि बन चुकी है। ऐसे में अभी समय लगेगा, और किसी भी तरीके से तारिक रहमान ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाएंगे कि कहीं से भी उन्हें ऐसा लगे कि वे प्रधानमंत्री बनने के साथ ही साथ भारत के पक्ष में झुक गए, या अगर वो झुकेंगे तो लोगों के बीच में एक परसेप्शन ये बनेगा कि शायद यहाँ सत्ता में भारत ने कुछ इनको सत्ता दिलाने में कोई मदद की है, तो चुनाव की वैधता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। इस बात को समझने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी देश की लोकप्रिय सरकार अपने यहाँ के लोकप्रिय जनादेश के खिलाफ नहीं जाएगी। जो जनादेश इन्हें मिला है वो कहीं ना कहीं अवामी लीग के विरुद्ध था, या फिर भारत विरोध पर था कि भारत के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने वाले रिश्ते नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात अगर हम ये करें तो भारत अब क्या सही कर रहा है? तो बिल्कुल, भारत जो गर्मजोशी दिखा रहा है वो सही कर रहा है। हालांकि तारिक रहमान अभी उसी गर्मजोशी के साथ पेश आए, तो आपने पिछले जो विश्लेषण अभी तक सुना, आप समझ में आ गया होगा कि वे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक बात और कही जाती है, और ये बात कही है कहाँ, अमेरिका का एक मीडिया आउटलेट है ब्लूमबर्ग, वहां से क्या बात कही, उसके सीईओ राजीव विश्वास कहते हैं कि बीएनपी के नेतृत्व में बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध गहरा करेगा। ऐसे में भारत को भी इस इलाके में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को मैनेज करना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि भारत का जो रुख बदला हुआ है वो क्यों। ब्लूमबर्ग के सीईओ ने जो बात कही है, भारत भी इस बात को जानता है कि अब यहां पर प्रतिस्पर्धा होगी चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की, कि कौन बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत के अगर सेवन सिस्टर्स को हमें पूरी तरीके से विकसित करना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश की मदद हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो कुल मिलाकर के आज अगर स्थिति देखें तो जो भी परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे में भारत अब इस बात के लिए तैयार दिखता है कि बांग्लादेश के साथ वो डिपेंडेंट वाले रिश्ते या बिग ब्रदर वाले रिश्ते नहीं चाहता, बल्कि दो देशों के मध्य में ऐसे रिश्ते बनाने की तरफ वो बढ़ चुका है कि दोनों ही बराबरी के स्तर पर हैं। दोस्तों, आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए, विदेश नीति ऐसी है, बहुत डायनामिक होती है, लगातार बदलाव उसमें आते रहते हैं, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो काफी पॉजिटिव चल रहे हैं, जो कि हमें पता चलता है कि भारत ने अब अपने रुख में बदलाव किया है। तारिक रहमान का न केवल वो समर्थन कर रहा है, बल्कि जमात को भी वो साधने की पूरी कोशिश कर रहा है, कि जिससे कि तारिक रहमान अगर कोई भारत के फेवर में कोई डिसीजन लेते हैं तो जमात उसका उतना विरोध ना करे जिस तरह से कट्टर विरोध वो पिछले इतिहास में करती रही है। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन, और ये है हजेला इस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा, तो हमें उसमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नए